तो हम देशद्रोही नहीं है, हमें सिर्फ आपको समझाना है। बाबा के महान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये रामेश्वरम। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने पिछली क्लास में पड़ोसी देश के बारे में अध्ययन किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोस्टल लाइन, तटीय रेखा। ठीक है दोस्तों, तो तटीय रेखा में हम देखिए क्या देखते हैं कि जो भारतीय तटीय रेखा की कुल लंबाई है, ये इस लंबाई की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो पूरे तटीय क्षेत्र है इस लंबाई की बात कर रहा है, जो कि 7516.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 कहने का मतलब कि जैसे अगर ये हमारा अंडमान और निकोबार हो जाता है, इधर हमारा कुछ एरिया जो लक्षद्वीप का हो जाता है, तो पूरे भारत का जो तटीय रेखा है, तो पूरे भारत मतलब ये भी भारत आएगा, और लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार इनको मिला के ही भारत बना हुआ है। ठीक, तो इन सभी का मिला के जो कुल तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें, मतलब ये हमारा भारत का मुख्य भूमि है, तो इस तटीय रेखा की लंबाई कुल कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आगे आइए, तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय राज्यों की संख्या 9 है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य से लगता है? तो ये है आपका गुजरात। सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य से लगता है? तो ये हो गया आपका गोवा। अब आइए केंद्र शासित प्रदेश देख लीजिए, तो केंद्र शासित में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं? तो ये हो गया अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। ठीक, ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटीय सीमा लगती है, तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। अब इधर आइए, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा तटीय सीमा अंडमान एवं निकोबार का लगता है, और सबसे कम अगर बात करेगा तो आप बताएंगे लक्षद्वीप का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद स्थलीय सीमा और जलीय सीमा देखिए, स्थलीय सीमा हमने कराया था पिछली क्लास में, देख लीजिएगा, 15,200 किलोमीटर। ठीक, और जलीय सीमा की लंबाई आप देख रहे हैं 7516.6 किलोमीटर। तो स्थलीय और जलीय सीमा कुल मिलाकर हमारे जो भारतीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? पूरा 22,716.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब आइए, ये है हमारा कोस्टल एरिया, मतलब तटीय क्षेत्र। यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं? देखिए, हम नंबरिंग डाल के पहले से ही लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसके 2 डिवीजन करेंगे। ठीक, अगर प्रायद्वीपीय भारत का हमने 2 डिवीजन किया तो इधर वाला भाग होता है पश्चिम और इधर वाला भाग हो गया पूरब। ठीक, तो ये जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी, ये पश्चिमी और तट है, ये अरब सागर है ना, इधर क्या है? अरब सागर है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या? हिंद महासागर है। तो ये जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कितने तटीय क्षेत्र आते हैं? तो 1, 2, 3, 4 आते हैं। पहले नंबर पे क्या है? गुजरात तट, या इसी को सौराष्ट्र तट भी कहते हैं, जो कि ये काठियावाड़ा प्रायद्वीप में है। ये जो प्रायद्वीप आप देख रहे हैं ये काठियावाड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरे नंबर पे है कोंकण तट, तीसरे नंबर पे है कन्नड़, और चौथे नंबर पे है मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में ये 4 आपके तट देखने को मिलेंगे। और इधर है पूर्व, ये भारत का हो गया पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र में आपको भी 4 देखने को मिलेगा, 1, 2, 3, 4, जैसे हमने नंबरिंग कर दिया है। तो 5, ये है आपका कोरोमंडल। ठीक, और छठे नंबर पे होगा उत्तरी सरकार तट, ये है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, 7वां है उत्कल तट, और 8वां है बंगाल तट। तो आइए बारी बारी से हम सभी को देख लेते हैं। जैसे पहला है हमारा गुजरात तट, तो गुजरात तट तो ये पूरा गुजरात है, लेकिन गुजरात तट कहाँ तक है? तो गुजरात तट है दमन तक है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा। ठीक, या सौराष्ट्र तट, या किस प्रायद्वीप में? तो काठियावाड़ा प्रायद्वीप में। ठीक, अब देख, ये जो गुजरात तट है ये सीजीएल एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है 2017 का ये क्वेश्चन आया है। ठीक, अब आइए कोंकण तट के बारे में बात करते हैं। तो कोंकण तट जहां पे दमन खत्म हो रहा है, मतलब दमन के बाद, मतलब सीधे सीधे कभी कभी एग्जाम में देता है महाराष्ट्र प्लस गोवा, मतलब महाराष्ट्र से गोवा तक की जो दूरी होती है उस तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। मतलब दमन भी आपका दमन से गोवा तक की जो दूरी है।
और ये हमेशा नहीं पूछता, एक्सटेंशन हमेशा नहीं पूछता, बस इतना पूछेगा कोंकण तट कहाँ है। तो ये आप महाराष्ट्र कर लीजिएगा, ये गुजरात कर लीजिएगा। अब देखिए कन्नड़ तट, तो कन्नड़ तक अगर स्पेशल राज्य पूछेगा तो आप सीधे कर्नाटक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप कर लीजिएगा, कर्नाटका है ये। तो रोहा एक जगह है महाराष्ट्र में, जो कि गोवा के ही आसपास के क्षेत्र की है वो। तो रोहा से लेके मैंगलोर तक का जो तटीय क्षेत्र कहलाता है कन्नड़ तट। ठीक, अब आइए मालाबार तट को समझिए। अब देखिए जहाँ पे मैंगलोर खत्म होगा, मैंगलोर से लेके यहाँ नीचे कन्याकुमारी, तो मैंगलोर से कन्याकुमारी का जो क्षेत्र होता है उसको बोला जाता है मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप अपना नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आते हैं 5, 6, 7, 8 नंबर के तट को हम समझा देते हैं। ठीक, तो आगे भी बने रहिए हमारे साथ। 5वें नंबर पे है हमारा कोरोमंडल तट। ये जो 5वां है ये है आपका कोरोमंडल तट। ये कहाँ पे है, ये एग्जाम में पूछेगा तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। ठीक है, आप कर दीजिएगा तमिलनाडु। हर किसी का एक्सटेंशन या हर किसी का विस्तार नहीं पूछता है दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए अगर इसका पूछेगा तो आप कर दीजिएगा कि कन्याकुमारी से कृष्णा जो नदी का डेल्टा है वहां तक होता है। तो लिख लीजिए कन्याकुमारी से कृष्णा रिवर डेल्टा, तो कृष्णा नदी डेल्टा। ठीक है दोस्तों, अब आइए 6वें पे, जिसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे है ये जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश वाला, मतलब जहाँ पे कृष्णा नदी डेल्टा खत्म होने के बाद जो महानदी डेल्टा इन सब का जो बीच का जो क्षेत्र है गोदावरी वगैरह का, ये सब उत्तरी सरकार में आएंगे। तो छठे के बाद आइए आप 7वें नंबर पे। तो 7वां आपका कहलाता है उत्कल। 7वां आपका हो जाएगा उत्कल तट। तो उत्कल से नाम से ही लग रहा है, उत्कल बंग, ये उड़ीसा वाला उत्कल है। ठीक है, और ये देखिए 8वां क्या है, बंगाल तट। कौन कौन से तट हो गए, बंगाल तट। ये कहाँ पे होगा, वही पश्चिम बंगाल, जिसका नाम बदल के बंगाल हो गया है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के हम सभी तट देख लिए। इधर वाले जो थे ये पूर्वी तटीय क्षेत्र वाले तट हो गए, और आप इधर वाला जो पूरा देख लिए पश्चिमी तटीय क्षेत्र वाले तट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो भारत में कुल तटीय राज्यों की संख्या कितनी थी, हमने 9 कराया था। अब यहाँ पे 8 मत मार दीजिएगा, 9 कहने का मतलब ये था कि हमने गोवा को भी तो लेना हमने तो गोवा को भी लेना है। ठीक, तो आप गुजरात कर लीजिएगा, महाराष्ट्र कर लीजिएगा, गोवा कर लीजिएगा, कर्नाटक कर लीजिएगा, केरल कर लीजिएगा। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, हो गया 9। ठीक, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब आगे आते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे कितने राज्य जो हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। तो आपके 16 राज्य हमने करा दिया, ये तो कल के ही वीडियो में आप देख लीजिएगा। उसके बाद कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं, आज आप देख लिए 9 राज्य जो हो गए वो क्या है, तटीय सीमा लगाते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, पूछा भी है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा न स्थलीय लगती है न ही तटीय लगती है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अगर ये आप दिखा दिए कि चलिए भाई ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया गुजरात, ये मान लीजिए हो गया पंजाब। ठीक, और ये मान लीजिए इस तरह इस तरीके से आप इसको बना लीजिए, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और ये वाला जो क्षेत्र आपका हो गया लद्दाख, सॉरी सॉरी, ये जो है आपका, ये जो ऊपर का पूरा क्षेत्र दिख रहा है ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक, ये आपका देखिए हो गया उत्तराखंड, ये देखिए आपका क्या हो गया सिक्किम, ये क्या हो गया सिक्किम हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश यूपी, ये मान लीजिए हो गया बिहार, और ये वाला क्षेत्र जो है आप इसको समझिएगा, ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ तक ये हो जाएगा बंगाल। ठीक, ये हो गया बंगाल। इधर का जो क्षेत्र है ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया यहाँ तक।
और उसके बाद ये कुछ क्षेत्र है, इसको बोलते हैं मेघालय, ये मेघालय राज्य है। और ये आपका हो जाएगा असम राज्य। ठीक, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो सभी राज्य हैं अन्य देशों के साथ क्या है, अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो अन्य देशों के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं, तो ये स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। ठीक, जलीय सीमा नहीं लगा, जो जलीय लगाएगा उसका चर्चा भी होगा। तो स्थलीय सीमा लगाने वाले सभी राज्य हैं, जो कि आप देखेंगे इधर पाकिस्तान से लग रहा है, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान से, इधर का जो क्षेत्र है चीन से लग रहा है, और ये वाला देखिए आपका ये हो गया नेपाल, नेपाल से लग रहा है, ये हो गया आपका भूटान से लग रहा है। ठीक है, और इधर आपका क्या हो गया, म्यांमार, ये जो क्षेत्र है पूरा ये हो गया म्यांमार, और ये आपका क्या होगा, बांग्लादेश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका बांग्लादेश हो गया। अभी आपने ये पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि महाराष्ट्र, जैसे मान लीजिए हम ऐसी बस बना रहे हैं, आपको बस क्या है समझना है। आप ये मत सोचिएगा कि विनय सर बढ़िया डायग्राम नहीं बना रहे हैं, भारत का नक्शा टेढ़ा बने तो विनय सर देशद्रोही हैं। तो हम देशद्रोही नहीं है, हमें सिर्फ आपको समझाना है। आप अपना कोशिश कीजिए, आप चुन चुन के भारत का नक्शा बनाइए। हाँ, हम अपने भारत को समझते हैं कि कैसे भारत कहाँ पे है। ठीक, तो इतना आपको भी समझना है। ठीक, देशद्रोही मत समझिएगा हमें। तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये क्या हो गया आपका महाराष्ट्र। ये क्या है, तटीय सीमा वाले क्षेत्र है। मान लीजिए ये थोड़ा सा हमने गोवा कर दिया, और इसी के इस तरह से मान लीजिए बन जाता है आपका कर्नाटक। ये हो गया आपका कर्नाटक, ये क्या हो गया, गोवा हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया आपका, इस तरह से केरल हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये टीएन का मतलब तमिलनाडु हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया क्या, आंध्र प्रदेश। ये एपी का हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे अरुणाचल कर दीजिए। यहाँ पे अरुण मैं लिख देता हूँ, तो अरुण का मतलब समझिएगा अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया आंध्र प्रदेश। ये जो आपका एरिया बचा ये क्या हो गया, ये बंगाल है, तो ये हो गया उड़ीसा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये देखिए ये सब क्या है, तटीय क्षेत्र हो गए, मतलब तटीय राज्य हो गए भारत के। और ये सब क्या हो गए, स्थलीय सीमा लगाने वाला राज्य हो गए। तो क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा कि ऐसे भारत के कौन से राज्य हैं जो कि स्थलीय सीमा भी नहीं लगाते और तटीय सीमा भी नहीं लगाते। तो इनके अंदर जो भी राज्य आएगा, अभी केंद्र शासित की बात नहीं हो रही है, राज्यों की बात हो रही, तो कौन कौन से ऐसे राज्य आएंगे जो कि स्थलीय सीमा भी नहीं लगाते और जलीय सीमा भी नहीं लगाते। तो कौन कौन से राज्य, यहाँ पे लिख लीजिए, न ही स्थलीय, ठीक, और न ही जलीय सीमा। ठीक है, राज्य जो कि नहीं स्थलीय और नहीं जलीय सीमा है उनकी, तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। इधर का देखिए हरियाणा हो गया, बीच में आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, इधर का क्षेत्र को झारखंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए और तेलंगाना ले लीजिए। ठीक, तो मैं लिख देता हूं हरियाणा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और फिर आपका झारखंड आएगा, और सबसे नीचे आपका क्या होगा, तेलंगाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो न स्थलीय सीमा लगाते हैं न जलीय सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो अभी इतना आप रिवीजन कीजिए। अब हम आते हैं थोड़ा सा इधर, ये श्रीलंका वाले पार्ट में आपका जो रामेश्वरम वाला क्षेत्र है, इस पे भी परिचर्चा बाकी है। तो अभी आप फिलहाल इतना नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभी आप तटीय सीमा तो पढ़ लिए। उसके बाद हमारा अगला यहाँ पे जो पॉइंट है, ये श्रीलंका से लेके भारत के बीच में बहुत ही एग्जाम से अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे प्रश्न बनते हैं, देखिए यहाँ पे है हमारा एक द्वीप, हमारा यहाँ पे क्या है, एक द्वीप, यहाँ पे भी है एक द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा मैं कर देता हूँ द्वीप को, और यहाँ पे क्या करता हूँ, बड़ा करता हूँ द्वीप को। ठीक, तो इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है, पंबन द्वीप। एक मिनट, मैं वीडियो को थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो हो चुका है जूम। अब आइए देखिए, ये हाँ, ये है आपका पंबन द्वीप। ठीक, पंबन द्वीप कहाँ पे है, आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि पंबन द्वीप भारत में है। यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है मन्नार द्वीप।
ये द्वीप का नाम क्या है भैया? मन्नार द्वीप। मन्नार द्वीप कहाँ पे है? श्रीलंका में है। कहाँ पे है? श्रीलंका में है। 2 क्वेश्चन बन गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है, क्या है? रामेश्वरम। पंबन द्वीप पर ही हमारा क्या है? रामेश्वरम है। ठीक है। और कभी कभी पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। बाबा के महान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये रामेश्वरम। ठीक है। महादेव, चल रहा है इस समय सावन बेटा, तो महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हालांकि आप लोग को याद होगा कि नहीं, मैं पढ़ता हूँ और आप सुनिए। एक है सोमनाथ, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है काशी विश्वनाथ, उसके बाद है बैद्यनाथ, फिर है ओमकारेश्वरम, फिर है महाकालेश्वरम, फिर है त्रयंबकेश्वरम, ठीक, उसके बाद है आपका नागेश्वरम, फिर है आपका घृष्णेश्वरम, फिर उसके बाद है मल्लिका अर्जुन, फिर उसके बाद है आपका भीमा शंकर, फिर एक और आपका बच रहा है रामेश्वरम, हो गया शायद ना? हाँ रामेश्वरम। ये हो गए 12 आपके। ठीक है दोस्तों, तो 12 है आपके बाबा के ज्योतिर्लिंग हैं। अब आइए देखिए, ये जो पंबन द्वीप है यहीं पे रामेश्वरम है, और हम लोग कहाँ, यहीं से तो घूमने यहाँ पे जाते हैं, और यही तो क्या है, वो ट्रेन है। आप लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे जो ट्रेन चलती है, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं चलती ट्रेन, तो रियल में चलती है। सोशल मीडिया में आप वीडियो देखते हैं कि हम लोग क्या है, ट्रेन की तरफ होते हुए जाते हैं, जो कि बड़ा ही डिजास्टरस एरिया है, बहुत ही खतरनाक जगहों में से एक है। अगर महादेव आपसे नाराज है तो सीधा यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है आपको, लेकिन ऐसा महादेव महादेव किसी के साथ नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रामेश्वरम है, आप रामेश्वरम घूमने जाते हैं तो पंबन द्वीप, ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा। पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप, ये जो पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच में एक चट्टानी श्रृंखला है, एक चट्टानी श्रृंखला है जो कि सबमर्ज है। सबमर्ज कहने का मतलब कि आधा अधूरा डूबा हुआ है। ठीक है। ये जो चट्टानी श्रृंखला है इसका नाम ही है राम सेतु। इसका नाम क्या है? राम सेतु। और राम सेतु को ही एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम्स ब्रिज। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप को जोड़ने वाला चट्टानी श्रृंखला का क्या नाम है, या कौन सा ब्रिज या कौन सा पुल उनको जोड़ने का काम करता है? तो आप क्या कहेंगे, एडम्स ब्रिज या राम सेतु। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन कैसे घुमाएगा कि राम सेतु, ये जो राम सेतु है किन दो द्वीपों को जोड़ने का काम कर रहा है? तो ये राम सेतु है एक पंबन द्वीप को जोड़ रहा है और दूसरा मन्नार द्वीप को जोड़ रहा है। तो राम सेतु पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप को जोड़ता है। यहाँ पे एक डाउट जो क्लियर हो गया ना सब। अब आइए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये बनेगा कि ये है बंगाल की खाड़ी। खाड़ी को देखो बेटा इंग्लिश में बोलते हैं बे। ठीक, खाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं बे, ये हो गया खाड़ी। और आप सुने होंगे कि एक होता है गल्फ, एक क्या होता है, गल्फ। इंग्लिश में होता है बे और इंग्लिश में होता है गल्फ, और दोनों का हिंदी मीनिंग होता है खाड़ी। इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है? खाड़ी। अभी आपको मैं बताता हूँ दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे देखिएगा, ये राम सेतु वाला पॉइंट हो गया ना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि खाड़ी पहले समझिए क्या होता है। खाड़ी मेरे कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल जो खाड़ी होता है कि एक स्थल, अरे एक जलीय भाग, ठीक है, जलीय भाग, जलीय भाग जो कि 3 तरह से, जलीय भाग या महासागरीय भाग जो कि 3 तरह से स्थल से घिरा होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये जलीय भाग है और उसके तीनों तरफ क्या है, मान लीजिए ये जल है और जल के तीनों तरफ अगर स्थल है तो ये क्या हो गया, बीच में खाड़ी। जैसे यहाँ पे समझो ना, देखो ये सब स्थल ही तो है, ये सब क्या है, स्थल है। तो एक बड़ा जलीय भाग जो कि 3 तरफ से, एक तरफ, दो तरफ, 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलते हैं। ठीक, तो खाड़ी समझ में आ गया। और खाड़ी का संकीर्ण, खाड़ी का संकीर्ण रूप ही क्या होता है, गल्फ होता है। क्या होता है, गल्फ। कहने का मतलब संकीर्ण मतलब कि छोटा सा, मतलब संकुचित। ठीक, आप इतना समझिए। तो खाड़ी बड़ा होगा, बे, इंग्लिश वाला जो बे होगा वो बड़ा होगा और जो गल्फ होगा वो छोटा होगा। अब अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए
ये जो आपको ये जो पानी दिख रहा है ना बेटा, ये जो पानी दिख रहा है, इस एरिया को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। इसको क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि हो गया आपका मन्नार की खाड़ी। ठीक है, ये है मन्नार की खाड़ी। एक बात बताइए, अभी हमने आपको ज्योग्राफी की भाषा में एक डिफिनेशन बताया, एक परिभाषा बताया कि भाई खाड़ी क्या होता है? जो तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है वही ना खाड़ी है। तो एक तरफ का स्थल देखिए आपको ये मिला, दूसरे तरफ का स्थल मतलब भूभाग ये मिला, और तीसरे तरफ का स्थल आपको क्या मिला? श्रीलंका मिला। तभी ना इसका नाम खाड़ी हुआ है। तो इसका मतलब ये सच्चाई है हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से कि यहाँ पे एक चट्टानी संरचना पहले से ही थी, तभी ना यहाँ पे खाड़ी हो गया। इसका नाम क्या थी? चट्टानी श्रृंखला, जिसको आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे भगवान राम की वानरी सेना ने निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, आज भले से वो समुद्र में डूब चुका है। ठीक, ये जांच का विषय है, नासा के साइंटिफिक वगैरह लोग जांच करते हैं। ठीक है, तो हमारी धर्म और संस्कृति भी हमारे साथ है, आप देख सकते हैं। तो ये मन्नार की खाड़ी है, देखिए आपके सामने प्रूफ है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे जितने प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले थे हमने आपको बता दिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं बार बार माइक की तरफ से देख रहा हूँ, क्योंकि माइक मेरी डिस्चार्ज है, तो कभी भी आवाज़ धोखा दे सकता है। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ। यहाँ पे आप जितने भी आपके पॉइंट बनेंगे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, अब ठीक है, आप आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।